हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे भी। जो हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज के अंदर वो है कर्व इन स्पेस, यानी कि स्पेस के अंदर कर्व क्या होती है भी। अब जैसे ही स्पेस का नाम लिया तो आपके माइंड में कुछ ऐसा आ रहा होगा, हाँ भी स्पेस में कुछ चीज़ें ऐसे लटका दी जाती है, कुछ कर्व होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे ये मार्कर है, अगर मैं यहाँ से हाथ हटा दूँ ये कुछ ऐसे ही अटका रहे, दिस मीन्स ये किसके अंदर है, स्पेस के अंदर है, एक्स वाई जेड एक्सिस। ऐसे ही हमें कर्व को डिस्कस करना है जो स्पेस के अंदर होगी। तो स्पेस के अंदर कर्व, लेट सपोज इस तरीके से हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं 3D के अंदर। ये जैसे हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस और ये हुआ जेड एक्सिस भी। अब बोर्ड पे तो आपको ऐसे ही दिखेगा, एक्चुअल में जेड कैसे है, इस तरीके से, यानी कि आपकी तरफ आ रहा है भी, ठीक है। तो ये जेड इस तरीके से है, इनकी हाइट है, ये लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट, क्लियर। तो जेड को यहाँ बनाना पड़ा क्योंकि इस साइड में मार्कर नहीं चलता भी। तो एक्स वाई जेड बना दिया। अब एक कर्व लेते हैं अभी, लेट सपोज वो कर्व इस तरीके से है कोई, ठीक है ना। वो कर्व जैसे मर्जी आप ले सकते हो, टेढ़ी मेढ़ी, हमें ये नहीं पता वो किस टाइप की कर्व है, वो डिपेंड करता है उस कर्व यानी कि उस फंक्शन पे, यानी कि वो किसकी कर्व है। तो लेट सपोज ये जो कर्व है ये हमने मान ली सी कर्व, इसका हमने एक नाम दे दिया कि ये क्या है, सी कर्व है भी, किसी फंक्शन की, क्लियर। अब अगर ये कर्व है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस पे बहुत सारे पॉइंट भी एग्जिस्ट करते होंगे भी, है कि नहीं। इनफाइनाइटली मैनी लिख सकते हो आप, ये तो मैं बहुत स्पेस दे के लगा रहा हूँ पॉइंट, यानी कि इस पे लाखों करोड़ों पॉइंट हैं जो एग्जिस्ट करते हैं इस कर्व पे, क्लियर। अब उसमें से मैं इस एक पॉइंट को नाम दे देता हूँ पी भी, कि ये जो ये वाला पॉइंट है ये क्या है, पी पॉइंट है। ये है ओरिजिन यानी कि रेफरेंस पॉइंट, क्लियर। अब ओरिजिन की रिस्पेक्ट में हम ओपी का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि पी का, ठीक है ना, पी का हम पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं भी। मैं इसको एक नाम दे देता हूं कि ये जो ओपी वेक्टर है वो क्या है, आर वेक्टर है। ध्यान से समझना क्या पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आसान सी चीज है, एक बार में ही आपको समझ में आएगी, क्लियर। आसान सी लैंग्वेज में इसको बताएंगे। तो ये हमने कोई भी एक जर्नल पॉइंट ले लिया P, और P यानी कि विद रिस्पेक्ट टू O, रेफरेंस पॉइंट O की रिस्पेक्ट में हमने एक OP का जो वेक्टर है उसको हमने क्या मान लिया, R वेक्टर मान लिया भी, क्लियर। यानी कि ये OP वेक्टर है, कोई मान लिया R वेक्टर है, क्लियर। अब ये वेक्टर, ये जो कर्व इन द स्पेस का काम है, ये हमें क्या बताना है कि चाहे कोई भी कर्व हो उसके हर एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर अगर गिवन है, दिस मीन्स हम उसकी वेक्टर इक्वेशन निकाल सकते हैं भी। क्लास 12th में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर, यानी कि चैप्टर नंबर 13 था एलिमेंट मैथ का, तो वहाँ इक्वेशन आती थी कि इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन निकालो, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकालो। तो दिस मीन्स अब हम वेक्टर इक्वेशन निकालने वाले हैं, क्लियर। तो अब यहाँ से देखिए, अब मान लिया इस कर्व पे ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है 3, 4, 7, ये जस्ट मैं सपोज कर रहा हूँ भाई, 3, 4, 7, क्लियर। अब ये आर वेक्टर है तो मैं आर वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ भाई, अब ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो तो क्या होते हैं, 0, 0, 0। तो ओपी वेक्टर यानी कि अगर आर वेक्टर की वैल्यू निकालो तो क्या करोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। तो दिस मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप और प्लस 7 के कैप, क्लियर। यानी कि एक पॉइंट के, इस पॉइंट को हमने किस फॉर्म में लिख लिया, वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, और इसको मैं नाम दे देता हूं कि ये जो आर वेक्टर है ये क्या है, एफ ऑफ टी है। क्या है, एफ ऑफ टी। हालांकि इसके अंदर टी नहीं है, यानी कि सारी की सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है भी। लेकिन अगर मैं इसको ये लिख देता भी, जो पी पॉइंट है वो 3t है, 4t है, 7t है भी, टी की रिस्पेक्ट में, यानी कि फंक्शन ऑफ टी, यानी कि वेक्टर फंक्शन ऑफ टी आप लिख सकते हो। तो यहाँ आप क्या लिखते, फिर यहाँ 3t हो जाता, यहाँ 4t हो जाता और यहाँ 7t हो जाता, क्लियर। दिस मीन्स अब किसी एक जर्नल पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये जो एफ ऑफ टी है इसको हम क्या नाम देंगे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द कर्व, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द कर्व, इसको हम क्या नाम देंगे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द कर्व नाम देंगे भी। अब
आपको ये लग रहा है सर ए के पी के तो आपने पॉइंट मान लिया, हम ऐसे सभी के कैसे निकालेंगे भी। लेट सपोज ये वाला पॉइंट क्यू है, अब क्यू को मैंने थोड़ा दूर लिया और क्यू को हम इस तरीके से मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्यू है कि जस्ट पी से अगला पॉइंट बस यही है, इनके बीच में कोई पॉइंट है ही नहीं, ये मान लेते हैं। तो ये तो गैप इस वजह से लिया है कि थोड़ा आपको समझ में आए भी, थोड़ा दूर लिखे। अगर क्यू को मैंने इसके बिल्कुल ऐसे मिला के लिख दिया तो आपको लगेगा सर इसके अच्छे तो पी बोल देते, दो दो नाम लेके क्यों कंफ्यूज कर रहे हो। तो दिस मीन्स अब अगर क्यू की वैल्यू हमने निकालनी हो तो हम इसको पी से ऐसे मिला देते हैं, पी पॉइंट से मिल गया। अब फिर ओ पॉइंट से मिला देते हैं ऐसे। अब हमें अगर ओ क्यू की वैल्यू निकालनी हो और इस तरीके से, ये क्या है पी क्यू। अब जो पी क्यू है वो मान लिया कि स्मॉल चेंज आया इस आर के अंदर, वो क्या है डेल आर वेक्टर है, क्योंकि जस्ट पी से क्या है आगे बिल्कुल छोटा सा है, इतना सा, यानी कि इसको दिखाने के लिए तो थोड़ा बड़ा यानी कि स्पेस में लेना पड़ेगा कि वो क्या है डेल आर है। तो बाय द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि जो ओ क्यू बनेगा, ओ क्यू वेक्टर क्या आएगा आर वेक्टर प्लस डेल आर वेक्टर। इस तरीके से आप लिख सकते हो भी, ओ क्यू की वैल्यू ये आएगी। तो इस तरीके से यानी कि दूसरे पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम प्रीवियस पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी बता सकते हैं। क्लियर। जैसे यहाँ पे आर हमने क्या लिया कि आर इज इक्वल टू क्या है एफ वेक्टर टी, यानी कि ये कोई वेक्टर फंक्शन है इन वेरिएबल टी। तो यहाँ आप लिख देते हैं कि हेयर हम लिख देते हैं आर इज इक्वल टू क्या है एफ वेक्टर टी इज ए वेक्टर फंक्शन, ये है वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी, यानी कि स्केलर वेरिएबल टी का ये क्या है वेक्टर फंक्शन है। क्लियर। तो इस तरीके से इस कर्व पे जितने भी पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, मान लीजिए आगे वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, जितने भी पॉइंट है भी सभी के हम पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं भी। क्लियर। अब वो चाहे प्रीवियस वेक्टर की हेल्प से निकालें या फिर अलग से ही हम कोऑर्डिनेट वगैरह निकाल के निकालें। दिस मीन्स ये जो कर्व इन दिस स्पेस है वो हमें क्या बताती है कि अगर एक जनरल पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट पता है उस कर्व के ऊपर, तो वहां से आप उसकी क्या निकाल सकते हो वेक्टर इक्वेशन निकाल सकते हो। अब जरूरी नहीं है पी, लेट सपोज ये कोई आर पॉइंट है और आर पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो मान लिया वो है 80 280 और ये है टी स्क्वायर। क्लियर। ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो यहाँ से जो एफ वेक्टर टी बनेगा यानी कि 80 आई कैप 280 जे कैप और टी स्क्वायर के कैप, ये बनेगा। अब इसको भी हम क्या नाम देंगे भी, ये भी वेक्टर इक्वेशन है इसी कर्व की। अब आपको लग रहा है सर इतनी सारी वेक्टर इक्वेशन कैसे आएंगे। हाँ भी इतनी सारी हो सकती है क्योंकि जो वेक्टर इक्वेशंस हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द कर्व डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ टी, जैसे कि अभी हमने आर वेक्टर क्या लिया था वेक्टर फंक्शन इन स्केलर वेरिएबल टी। अब जैसे ये जो टी है ये क्या करता है, ये तो वेरी करता है, टी वेरी करेगा, यानी कि टी की जितनी ज़्यादा वैल्यू चेंज करते रहोगे तो उस कर्व पे क्या आते रहेंगे पॉइंट आते रहेंगे। क्लियर। और हर एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर इस तरीके से हम उनको क्या बोल सकते हैं कि ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ द कर्व होगी भी। जस्ट इतना सा है कि कर्व इन स्पेस होती क्या है कि जैसे इसको इस तरीके से मान लेते हैं कि हमने ये ऐसे कर्व ड्रॉ की है कि एक चांद का टुकड़ा है और वो ऐसे स्पेस में लटका हुआ है। ठीक है। और एक ये फिक्स पॉइंट है, इससे हमने हर एक पॉइंट को चेक करना, अभी पी पॉइंट क्यू पॉइंट आर पॉइंट। क्लियर। उन सभी के कोऑर्डिनेट से हम क्या निकाल सकते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ द कर्व निकाल सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो है टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व, यानी कि अब ये जो टेंजेंट वेक्टर है ये क्या होगा अभी इसको समझते हैं। तो इसका डायग्राम कुछ मैं अलग सा बना लेता हूँ क्योंकि उसमें तो काफ़ी कुछ लिख दिया, भीड़ हो गई है वहाँ। तो ये इस तरीके से, ये सेम वही z एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब ये कर्व थी भी वो, यहाँ कोई जनरल पॉइंट था P और ये था रेफरेंस पॉइंट O। क्लियर। अब इसका जो वेक्टर था OP का R वेक्टर यानी कि
एफ वेक्टर टी, यानी कि टी का कोई फंक्शन है। टी की अलग अलग वैल्यू के लिए हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। आप देखिए, अब अगर हमें इस पी पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करना है, अब टेंजेंट क्या होता है, जो इस गिवन कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। तो यहाँ से अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें इस तरीके से, ये हो गया अभी टेंजेंट। अब लाइन थोड़ी आपको टेढ़ी मेढ़ी लगेगी, लेकिन इसको समझ लेना क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है फिलहाल। तो दिस मीन्स ये हो गया टेंजेंट पी पॉइंट पे। अब अगर इस लाइन का वेक्टर आपने निकालना है तो वो आप कैसे निकालोगे भी, है कि नहीं। अब जो डेरिवेटिव होता है किसी भी पॉइंट पे, डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट, उसका मीनिंग क्या होता है अभी। अगर किसी भी पॉइंट पे हम फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, जैसे क्लास 12th में पढ़ के आए थे कि ये कोई कर्व है और ये पॉइंट है, लेट सपोज आर, इस पे हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है भी। ये क्या था, एफ ऑफ एक्स फंक्शन की कर्व थी, तो हमें निकालना है एफ डैश आर, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट आर। तो हम क्या करते थे कि इस आर पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट बता देते थे, यानी कि जो डेरिवेटिव है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है ना। एनी की जगह आप ये लिख लें एट ए पॉइंट, यानी कि एट ए पॉइंट। एनी का तो मीनिंग कोई भी हो गया भी। अगर डेरिवेटिव निकालना हो एक पॉइंट पे, दिस मीन्स उस डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होगा कि आप स्लोप ऑफ टेंजेंट बता रहे हैं उस पॉइंट पे क्या होगा। अब यहाँ स्लोप की बात नहीं हो रही है, जस्ट टेंजेंट वेक्टर की बात हो रही है अभी, यानी कि उसका स्लोप नहीं पूछ रहा है कि वो जो लाइन आई है उसको हम क्या नाम देंगे। अब ये क्या है, टेंजेंट वेक्टर है। क्या है, टेंजेंट वेक्टर। और टेंजेंट वेक्टर आया कैसे, इसको कैसे पता करेंगे, जब ये आर वेक्टर है तो इसका जो टेंजेंट वेक्टर होगा वो क्या बनेगा, डी आर अपॉन डी टी, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टी हम इसको क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हो कि एफ फंक्शन है, एफ डैश टी भी लिख सकते हो, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन एफ इन स्केलर वेरिएबल टी। ये लिखो या फिर ये लिखो, क्योंकि आर की वैल्यू ही तो क्या थी, एफ ऑफ टी थी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो भी, डी बाय डी टी ऑफ एफ वेक्टर टी, यानी कि इसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। ये तीनों हैं, तीनों में से कोई भी लिख सकते हो। तीनों क्या डिनोट करते हैं भी, एफ टी का हमने क्या लिया है, डेरिवेटिव। तो दिस मीन्स ये होता है भी टेंजेंट वेक्टर। और इसमें ज़्यादा कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे कंसेप्ट हम क्लास 12th में पढ़ के आए हैं। बस वहाँ ये जो वेक्टर फंक्शन नहीं था, सारे स्केलर फंक्शन होते थे, वहाँ हमें ये चीज़ें बता दी जाती थी। यानी कि जैसे कर्व इन द स्पेस है, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, यहाँ काफ़ी सारे रीजन भी बनते हैं और भी, यानी कि ये काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है। लेकिन मैंने ये सिर्फ आपको एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि जस्ट आपको नॉर्मल ये नॉलेज हो कि कर्व इन द स्पेस के अंदर हम उसकी वेक्टर इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, कोई भी जर्नल पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन हो, या इस तरीके से हम टेंजेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं कि उस पॉइंट पे उस फंक्शन का, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का आप डेरिवेटिव कर दो। जस्ट इतना ही, क्योंकि वैसे तो अगर इस टॉपिक को बढ़ाएं तो ये काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन हमें काम सिर्फ उतना ही करना जितना हमारे काम आए। अब ये अगर टॉपिक आगे वाइड होगा, दिस मीन्स हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, यानी कि अगर कोई नेक्स्ट मैथ में दोबारा से ये टॉपिक आता है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी ये टॉपिक आ सकता है कि कर्व इन दिस स्पेस क्या होता है, तो दिस मीन्स वहाँ इसको और डीपली स्टडी करेंगे। अभी इस एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जो मैंने बताया है ये आपके लिए काफ़ी है, यानी कि मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया जो आपको काम आएगा भी, यानी कि एक्सरसाइज 2.2 के अंदर। उसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये क्लास यानी कि 9th से स्टार्ट हो जाता है, फिजिक्स में आता है। 9th 10th 11th 12th इन सभी क्लासेज में हम पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होता है। जो फिजिक्स यानी कि जो नॉन मेडिकल वगैरह या बीएससी करते हैं उनको ये चीज़ें ज़्यादा पता होती हैं। जो आर्ट साइड के हैं यानी कि जो बीए वगैरह कर रहे हैं, दिस मीन्स 9th 10th में उन्होंने पढ़ रखा है, लेकिन अगर वो छूट जाता है तो हो सकता है कि उनको याद ना हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि वेलोसिटी क्या होती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज हुआ है पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। जैसे अगर हम डिस्टेंस में पर यूनिट टाइम चेंज निकालें तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी में काफ़ी डिफरेंस होता है भी। ये सारी चीज़ें आप प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं है, इस वजह से मैंने लिख के सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार रिवाइज हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, अब वेलोसिटी क्या थी,
डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या नाम देंगे, एक्सेलरेशन नाम देंगे। क्लियर। अब इसको समझते हैं, इसमें क्या क्या आपने पढ़ना है। इफ आर वेक्टर एक्स टी आई कैप वाई टी जे कैप जेड टी के कैप बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मूविंग पॉइंट एक्स वाई जेड। अब ये कोई मूविंग पॉइंट है एक्स वाई जेड, उसके क्या है, पोजीशन वेक्टर है, और जिसमें जो पैरामीटर है वो क्या है, टी, यानी कि टी की वैल्यू वेरीज करती रहेगी और इस पॉइंट की पोजीशन चेंज होती रहेगी। तो यहां से देखिए टी किसके लिए स्टैंड करता है, टाइम के लिए। अगर आपने वेलोसिटी निकालनी है एट एनी टाइम टी इज रिप्रेजेंटेड बाय, वेलोसिटी को हम वी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेलोसिटी v का मीनिंग क्या हुआ कि डी आर अपॉन डी टी कर दो, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी भी। उसके बाद अगर आपने वेलोसिटी निकालनी है इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर ए, यानी कि इस ए वेक्टर की डायरेक्शन में अपने क्या निकालनी है, वेलोसिटी, तो इस ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि वी वेक्टर इंटू ए अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, ये क्या आ गया, उसका यूनिट वेक्टर आ गया भी। क्लियर। यानी कि ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, वेयर वी वेक्टर किसके लिए स्टैंड करता है, डी आर अपॉन डी टी के लिए। यहां से मैंने लिखा था कि ये जो v है उसका मीनिंग क्या हुआ, डी आर अपॉन डी टी। आर क्या था, यानी कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा था ये किसी पॉइंट की, और डी आर अपॉन डी टी। तो उसके बाद अब आती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग पॉइंट एट एनी पॉइंट टी इज गिवन एज, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एफ वेक्टर से। और एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि डीवी अपॉन डी टी, और वी की वैल्यू क्या आई थी, डी आर अपॉन डी टी, यानी कि डेरिवेटिव करना है डी आर अपॉन डी टी का, तो ये क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी कि डी स्केयर आर अपॉन डी टी स्केयर। अब ऐसे ही अगर एक्सेलरेशन निकालने किसी मूविंग पॉइंट की एट एनी पॉइंट एनी टाइम टी और इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एफ वेक्टर डॉट यहाँ क्या लिखेगा, ए वेक्टर डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड, और एफ की वैल्यू क्या थी, ये वाली, यानी कि ये वाली वैल्यू हमने यहाँ रख दी, डी स्केयर आर अपॉन डी टी स्केयर, और इनटू में ए वेक्टर डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड। तो ये जस्ट आपने रीड आउट कर लेना है, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है भी, ये ग्रेजुएशन का टॉपिक नहीं है कहीं आप ये समझ रहे हो कि इसमें पता नहीं क्या आ गया, बस इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जा रहा है, यानी कि पहले हम सिंपल लिख देते थे, एरो वगैरह नहीं लगाते थे। ये चीज़ें 9th क्लास से चलती आ रही है, अगर आपको पता हो, यानी कि 9th क्लास वाला अब ग्रेजुएशन में तो इतना डीप में हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें आपको पता है, ये जस्ट एक बार रिवाइज करवा दिया जाता है। हाँ भी एक्सरसाइज में इनका यूज़ होगा, एक बार इनको पढ़ लेना। तो आइए अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की, जो बिल्कुल छोटी सी और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है भी। तो इसका जो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय, दो पार्ट गिवन है। अब यहाँ पे फोकस करना, टेंजेंट वेक्टर निकालना है, लेकिन कैसा, यूनिट। यूनिट का मीनिंग उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो भाई। तो यहाँ से देखिए ये r की वैल्यू गिवन है, और एट t इक्वल टू 1 पे निकालना है, ये कर्व गिवन है भी। तो यहां से हम लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये वैल्यू बनेगी डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू टी का 1 आया माइनस टी क्यूब का 3t स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो ये क्या बना टी स्क्वायर, और ये आई कैप प्लस ये 2t जे कैप प्लस टी का 1, और ये 3t ये टी स्क्वायर बचेगा, यानी कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, के कैप होगा। क्लियर। तो हमें ये जो डी आर अपॉन डी टी मिला है, ये क्या मिला है, टेंजेंट वेक्टर, यही क्या है, टेंजेंट वेक्टर है, यानी कि हमने डेरिवेटिव कर दिया उस पॉइंट पे। अब हमें वैल्यू निकालनी है डी आर अपॉन डी टी एट टी इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, एट टी इक्वल टू 1, टी की वैल्यू 1 पुट करोगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0, यानी कि ये तो क्या हो गया 0 आई कैप, ये 1 रखोगे तो 2 जे कैप, 1 रखोगे तो ये क्या बना 2 के कैप। अब हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, तो डी आर अपॉन डी टी का हम क्या निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं भी, ताकि हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 0 का स्क्वायर तो कुछ नहीं, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और ये 4 अंडर रूट, यानी कि 8 के अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट 2। अब हमें निकालना है यूनिट टेंजेंट वेक्टर। अब जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा कि जो डी आर अपॉन डी टी आया है उसको आपने डिवाइड कर देना है डी आर अपॉन डी टी के मैग्नीट्यूड से। अब डी आर अपॉन डी टी ये था, यानी कि 2j प्लस 2k, इसको आप डिवाइड करोगे 2 अंडर रूट 2 से, अलग अलग डिवाइड करोगे, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 1 बाय अंडर रूट 2 जे कैप
प्लस ऐसे ही 1/√2 के कैप। तो ये क्या है अभी आपका यूनिट वेक्टर आया। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसे लिखोगे। चेक कर लेना इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, 1 बनेगा। उसके बाद अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड भी इसी टाइप का है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है एट एनी पॉइंट टी। अब इसमें पॉइंट भी रखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें तो t = 1 था, उसमें t = t है, यानी कि किसी भी t पॉइंट पे आप निकाल दीजिए। तो वही डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू t, तो dr/dt। अब a तो कॉन्स्टेंट है एज इट इज, t का 1 sin t का हुआ cos t आई कैप। अब a इंटू 1 करोगे, a आया, a का डेरिवेटिव 0। उसके बाद माइनस में a cos t है, cos t का माइनस sin t, तो प्लस ये हो जाएगा a sin t j कैप। ये हुआ डेरिवेटिव। अब यहाँ से लिखेंगे विच इज ए टेंजेंट वेक्टर टू दी कर्व। ये क्या है, टेंजेंट वेक्टर है टू दी कर्व। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं कि dr/dt का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब अंडर द रूट होल स्क्वायर करोगे, i के साथ क्या है a स्क्वायर, और ये 1 - cos t का भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर t। तो यहाँ से a स्क्वायर एज इट इज, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 cos स्क्वायर t, और उसके बाद -2 cos t, यानी कि ये मान लो a स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया, और यहाँ से क्या बना साइन स्क्वायर t। क्लियर? और कंप्लीट का अंडर रूट। अब हमने क्या किया, a स्क्वायर तो दोनों में से कॉमन लिया, इसका स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर t बचेगा, उसको ओपन करके ऐसे लिख दिया। अब cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t 1 और प्लस 1 2, और एक 2 यहाँ है, तो a स्क्वायर इंटू ये 2 कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा 1 - cos t बचेगा भी, और इसका क्या आएगा अंडर रूट। तो ये a स्क्वायर इंटू 2, 1 - cos t को क्या लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर t/2 अंडर रूट। जब अंडर रूट करोगे a स्क्वायर का a बाहर, इसमें से एक 2 बाहर, और ये क्या आएगा साइन t/2। तो ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड। अब हमें निकालना है यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यानी कि जो टेंजेंट वेक्टर आया उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। टेंजेंट वेक्टर क्या है, a इंटू 1 - cos t आई कैप, इसको डिवाइड करना है यहाँ 2a sin t/2 से, पहले ही अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, प्लस a sin t अपॉन 2a sin t/2 और j कैप। k वाला है नहीं तो दिस मीन्स वो क्या हो जाएगा 0। अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। a इंटू में 1 - cos t को क्या लिखा जा सकता है 2 sin स्क्वायर t/2 अपॉन 2a sin t/2 आई कैप, प्लस a, इस sin t को क्या लिखा जा सकता है 2 sin t/2 और cos t/2 अपॉन 2a sin t/2 j कैप। तो ये 2a कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, 2a यहाँ कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो वैल्यू क्या बची यहाँ से sin t/2 आई कैप प्लस यहाँ से cos t/2 j कैप। इसको ऐसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो भी। तो ये बनेगा आपका यूनिट टेंजेंट वेक्टर सेकंड पार्ट के अंदर। बस बिल्कुल सिंपल से थे, आपने डेरिवेटिव करना है तो टेंजेंट वेक्टर आएगा, और डेरिवेटिव फिर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x = 3t स्क्वायर, y = t स्क्वायर माइनस 2t, z = t क्यूब, यानी कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है इन द टर्म्स ऑफ t, देन फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t = 1। तो t = 1 हमें इस पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है भी। तो हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में लेट r वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो r वेक्टर को हमने पोजीशन वेक्टर मान लिया किसी भी पॉइंट का। तो जो r वेक्टर की वैल्यू होगी वो क्या होगी x i कैप, y j कैप और z k कैप। तो x y z की वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या है 3t स्क्वायर i कैप, और ये t स्क्वायर माइनस 2t j कैप, और z की वैल्यू है t क्यूब k कैप। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है t = 1 पे।
तो डी आर अपॉन डी टी निकालेंगे। यही हमारी क्या होती है अभी, वेलोसिटी। क्या होती है, वेलोसिटी, जिसको हम कैसे लिखते हैं, वी वेक्टर से। तो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आएगी, 2 × 3 6t आई कैप प्लस ये बना 2t - 2 और जे कैप प्लस 3t² के कैप। उसके बाद वेलोसिटी एट t = 1 क्या आएगी कि t = 1 पे वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है ना, इसको ऐसे लिखो कि वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि अभी मैग्नीट्यूड नहीं निकाला, वेलोसिटी वेक्टर एट t = 1। तो t = 1 पे ये कितना हो गया, 6i कैप, यहाँ 2 - 2j यानी कि 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 3k कैप। उसके बाद हमने निकालना है मैग्नीट्यूड, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √3 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, √45। तो इसको कैंसिल करोगे, 3 पे आया 15 और 3 पे 5 यानी कि 3 √5 यूनिट्स। तो ये क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ गई भाई। उसके बाद अब एक्सेलरेशन वेक्टर निकालते हैं। एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव, यानी कि जो किसके इक्वल होता है, d² r अपॉन dt²। तो डबल डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से देखिए 6t का क्या आएगा, ओनली 6i कैप प्लस 2t का कितना आया 2 और -2 का हो गया 0, ये j कैप, 3t² का 2 × 3 6t k कैप। तो ये इस तरीके से। अब एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना है भी आपने, एक्सेलरेशन वेक्टर एट t = 1 पे। तो t = 1 पे यहाँ तो 1 रखने की जगह है ही नहीं, 6i कैप 2j कैप, और यहाँ 1 रखोगे तो क्या बनेगा, 6k कैप। उसके बाद एक्सेलरेशन का आपने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, यानी कि एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड बनेगा यहाँ 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये 36, इस तरीके से। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 36 72 और 74 76 का √। अब 4 × 19, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 √19 यूनिट्स। तो ये आया आपका एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड भी। तो इस तरीके से बस सेकंड में आपने एक्सेलरेशन वेक्टर, एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी वेक्टर और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालनी थी। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट आते हैं, जो नेक्स्ट में थोड़ा सा चेंज है वो क्या है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x y z की वैल्यू गिवन है, t जहां पे टाइम है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t = 1। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट निकालने हैं t = 1, जैसे हमने यहां निकाले थे, लेकिन किसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर i + j + 3k की डायरेक्शन में। क्लियर। तो सेम वही चीजें यहाँ पे जो r वेक्टर बनेगा, फर्स्ट लाइन आपने क्या लिखनी है, लेट r बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व, देन r वेक्टर = r वेक्टर क्या बनेगा, xi कैप, यानी कि x की वैल्यू भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ t³ + 1 यहाँ i कैप, उसके बाद t² j कैप, उसके बाद 2t + 5 k कैप। क्लियर। अब यहाँ से देखिए dr अपॉन dt निकालते हैं, dr अपॉन dt जो किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी वेक्टर के। तो वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, t³ का 3t² i कैप, 1 का 0 हो गया, यहाँ से 2t j कैप, यहाँ से 2 आया अकेला और k कैप, यानी कि डेरिवेटिव कर दिया। लेकिन वेलोसिटी वेक्टर निकालना हमने एट पॉइंट क्या दे रखा है अभी, t = 1 पे, एट t = 1 पे देखिए क्या आएगा, t की वैल्यू 1 पुट की तो 3i कैप, यहाँ से 2j कैप और 2k कैप। क्लियर। इसी तरीके से हम निकालते हैं d² r अपॉन dt², यानी कि एक्सेलरेशन वेक्टर जिसको हम f वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो डबल डेरिवेटिव करोगे इसका तो 3t² का कितना आया, 6t i कैप, 2t का 2j कैप और ये 2k कैप है, तो 2 का डेरिवेटिव क्या हुआ, 0, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी। उसके बाद एक्सेलरेशन वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर एट t = 1। तो t = 1 पे t की जगह 1 रखा तो 6i कैप प्लस ये 2 तो है ही j कैप, क्योंकि इसमें 1 रखने की जगह नहीं है अभी। उसके बाद अब हमें क्या निकालना है,
वेलोसिटी कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, तो यहाँ से हम लिखेंगे वेलोसिटी कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन कौन सी है, i प्लस जे प्लस 3k की डायरेक्शन में हमें निकालना है। तो वो क्या बनेगा, वो आपको पता है कि v वेक्टर इंटू ए वेक्टर, उसका डिवाइड में क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी, ठीक है ना। तो अब जो v वेक्टर आया है, v वेक्टर यानी कि वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर ये था, ठीक है ना, एट पॉइंट t इक्वल टू 1, इस पे ये वैल्यू आई थी। तो दिस मीन्स हम लिखेंगे 3i कैप 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट, यहाँ पे इस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है, तो i j प्लस 3k डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 अंडर द रूट। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे 3 इंटू 1 कितना आया 3, 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 3 6 अपॉन 9 और 1 10 और ये 11, 3 2 5 और 6 11 बाय अंडर रूट 11, तो कितना आया अंडर रूट 11। तो ये क्या बनेगा, वेलोसिटी कंपोनेंट। ऐसे ही जब आप एक्सेलरेशन कंपोनेंट निकालोगे भी, एक्सेलरेशन कंपोनेंट, अब एक्सेलरेशन कंपोनेंट क्या होगा, एक्सेलरेशन वेक्टर की वैल्यू क्या है, t इक्वल टू 1 पे ये वाली वैल्यू, यानी कि 6i कैप प्लस 2j कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट यहाँ से i प्लस j प्लस 3k, ठीक है ना, अपॉन मैग्नीट्यूड इसका क्या आया था अंडर रूट 11, तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू 1 6, अब j वालों के साथ 2, तो ये प्लस का 2, k वाला है नहीं तो 0 हो गया, 6 प्लस 2 बाय अंडर रूट 11, तो 8 बाय क्या आया अंडर रूट 11। तो ये क्या बनेगा, एक्सेलरेशन कंपोनेंट। तो इस तरीके से आपने थर्ड को कंप्लीट करना था। थर्ड में बस ये वाले स्टेप है जो एक्स्ट्रा पूछे गए हैं, सेकंड से यहाँ तक तो लगभग आपका सेकंड क्वेश्चन ही हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x इक्वल टू 4 cos t, y इक्वल टू 4 sin t एंड z इक्वल टू 60। Find the velocity and acceleration at t equal to 0 and t equal to pi by 2 and find also the magnitude of velocity and acceleration at any point t। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम वही मान लेते हैं, लेट r वेक्टर, कि जो r वेक्टर है बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व। क्लियर, तो कर्व पे कोई भी पॉइंट मान लिया, तो जो r वेक्टर की वैल्यू होगी x की वैल्यू क्या है 4 cos t i कैप प्लस 4 sin t j कैप और z की वैल्यू है 6 t k कैप। अब हम निकालते हैं dr अपॉन dt यानी कि वेलोसिटी वेक्टर, तो 4 cos t का माइनस का sin t i कैप प्लस 4 sin t का cos t j कैप, यहाँ प्लस 6 k कैप। क्लियर, अब दोबारा डेरिवेटिव कर लेते हैं, एक्सेलरेशन वेक्टर निकालते हैं, dt स्क्वायर इक्वल टू साइन का कोस हो जाएगा तो -4 cos t i कैप, उसके बाद कोस का साइन हो जाएगा -4 sin t j कैप और 6 का क्या हो गया 0 हो गया। अभी अब हम निकालते हैं, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, अभी लास्ट लाइन में लिखा है मैग्नीट्यूड, तो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं अभी, ठीक है ना, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड। अब वेलोसिटी मैग्नीट्यूड क्या होगा, एट एनी टाइम t बोला है अभी, यानी कि एट एनी टाइम t, इन पे नहीं निकालना, किसी भी टाइम t के लिए। तो वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू क्या थी, ये हमारा क्या था वेलोसिटी वेक्टर और ये क्या था एक्सेलरेशन वेक्टर। क्लियर, तो इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 और ये क्या बना साइन स्क्वायर टी प्लस 16, ये कितना बना कोस स्क्वायर टी और पूरे का अंडर रूट 16 कॉमन, तो ये क्या बना साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी और मैग्नीट्यूड, तो 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट यानी कि 4 और इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो ये क्या आया 4 यूनिट्स। अब हम निकालते हैं एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड, जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या बनेगा, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यानी कि यहाँ से इसका क्या कर देंगे मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका, तो 4 cos t है, तो इसका जब होल स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा 4 का स्क्वायर है 16
कोस स्क्वायर टी, यहाँ भी नेगेटिव है तो स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, 16 साइन स्क्वायर टी का अंडर रूट, यहाँ से भी वैल्यू क्या आएगी 4 यूनिट, वही सेम बन गया। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब हमें निकालना है एट टी इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू यानी कि वी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, ये इसमें टी की जगह हमने क्या पुट करना है 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0, यानी कि ये तो 0 हो गया। कोस 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये क्या बना 4 जे कैप, और यहाँ रखने के लिए कुछ है नहीं तो 6 के कैप। अब उसके बाद एक्सेलरेशन वेक्टर निकालना है भी, एक्सेलरेशन वेक्टर यानी कि एफ वेक्टर एट टी इक्वल टू 0 पे, टी की वैल्यू कोस 0 क्या हुआ 1, तो ये क्या हुआ -4 आई कैप, और साइन 0 क्या हुआ 0, तो बस इतना होगा। तो उसके बाद देख लेते हैं, अब t इक्वल टू π/2 पे निकालना है भी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एट t इक्वल टू π/2 जो वेलोसिटी वेक्टर बनेगा। अब वेलोसिटी वेक्टर चेक कर लीजिए, v वेक्टर भी t की जगह π/2 रखो, साइन 0 0 होता है, साइन π/2 1 होगा, दिस मीन्स ये क्या बनेगा -4 आई कैप, कोस π/2 0, और ये क्या बनेगा +6 के कैप। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन वेक्टर यानी कि एफ वेक्टर। एक्सेलरेशन वेक्टर π/2 पे निकालोगे तो कोस π/2 क्या हुआ 0, और साइन π/2 1, तो ये हुआ -4 जे कैप। तो ये हुआ भी आपका क्वेश्चन नंबर 4। पहले आपने दोनों के मैग्नीट्यूड निकालने थे, एट टी इक्वल टू 0 निकालना था, एट टी इक्वल टू π/2 निकालना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो दैट इफ ए बी सी आर कॉन्स्टेंट वेक्टर, ये तीनों क्या है कॉन्स्टेंट वेक्टर है, देन आर वेक्टर की वैल्यू हमें गिवन है ए टी स्क्वायर बी टी, और सी इज द पाथ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि ये किसी पार्टिकल का पाथ है जिसके एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है भी। तो जो आर वेक्टर की वैल्यू गिवन है वो है ए वेक्टर टी स्क्वायर प्लस बी वेक्टर टी और प्लस सी वेक्टर, ठीक है ना, इस तरीके से। तो हम डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू निकालते हैं, तो ये क्या बनेगा 2t ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब हम निकालते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर यानी कि डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, तो 2t का कितना हुआ 2, और a वेक्टर हो गया, b वेक्टर क्या क्या होगा 0, यानी कि कांस्टेंट वेक्टर है तो डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा 0। अब ये जो 2a वेक्टर है ये वैल्यू क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये उसी पार्टिकल का पाथ होगा जिसमें एक्सेलरेशन क्या होगी कांस्टेंट होगी भी। बस यही हमने प्रूव करना था कि इसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी कांस्टेंट। बिल्कुल इजी से है, इसमें कुछ नहीं है। स्टेटमेंट देख के आपको ये लगता है भी पता नहीं इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, ABC आगे, तो सिर्फ 2 लाइनों में आपने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट दिखा देना है, यही आपसे पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 के साथ जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 है वो होती है कंप्लीट, और इसके साथ ही आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो भी होता है कंप्लीट। तो वेक्टर कैलकुलस का जो सेकंड चैप्टर है वो हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। जैसे कि आपने देखा एक्सरसाइज 2.2 बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज थी भी, इतना कुछ नहीं था इसके अंदर, यानी कि बस इजी से कंसेप्ट थे भी। टेंजेंट वेक्टर आपको पता हो, कर्व इन स्पेस आपको पता हो, और ये सारी चीजें यानी कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन, जो नॉन मेडिकल वाले हैं BSc कर रहे हैं उनको ये चीजें ज्यादा पकड़ में आती है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन। आर्ट्स वाले क्या होता है उनका गैप ज्यादा हो जाता है 9th 10th से, यानी कि वो चीजें काफी कम याद रहती है, लेकिन इसमें इतना कुछ नहीं है कि आपको याद ना रहे। मैंने स्टार्टिंग में आपको रिवाइज भी करवा दिया था। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो आने तक आप देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा चैप्टर नंबर 3।